यूक्रेन में जंग के दौरान रूस पर लगे महाविनाशक हथियारों के इस्तेमाल और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों के बीच अमेरिका के बड़े अखबार ने क्या दावा किया? यूरोपीय यूनियन के विशेष दूत ने यूक्रेन का दौरा कर रूस को कटघरे में खड़ा किया। अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का रूस पर असर को लेकर फिनलैंड की स्टडी में क्या दावा किया गया है? इजरायल ने अपने नागरिकों को टर्की की यात्रा से क्यों बचने की सलाह दी? और चीन के बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से ताइवान पर हमले का खतरा बढ़ा। रूस यूक्रेन जंग के साथ दुनिया के कई देशों में तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ऑल वॉर फ्रंट टॉप 9। यूक्रेन में जंग के दौरान रूसी सेना पर लगे सामूहिक विनाश के हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों को लेकर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ने जंग के दौरान यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैन 210 तरह के एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया है। 1000 से ज्यादा तस्वीरों की जांच के बाद अखबार ने 2000 से अधिक रूसी हथियारों की पहचान बताई है, जिसमें से 300 से ज्यादा विनाशक हथियार रिहायशी इलाकों पर इस्तेमाल किए गए हैं। युद्ध के बीच यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधियों का यूक्रेन दौरा जारी है। युद्ध के दौरान रूस पर लगे मानवाधिकारों के उल्लंघन और युद्ध अपराध को लेकर यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर रूस को कटघरे में खड़ा किया है। यूक्रेन दौरे के दौरान ईयू के विशेष दूत इमोन गिलमोर ने कहा कि रूसी फौज ने आम लोगों पर भी हमले किए, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए। रूसी फौज ने जो बर्बरता दिखाई है, उस अपराध पर दुनिया आंखें बंद नहीं कर सकती। उसकी जांच होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन में शामिल करने को लेकर यूक्रेन की अर्जी पर फैसला लेने की घड़ी नजदीक आ रही है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर यूरोपियन यूनियन की अहम बैठक होने वाली है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को ईयू के उम्मीदवार बनाने पर जो फैसला आने वाला है, वो उनके देश के इतिहास में सबसे भाग्यशाली फैसलों में होगा। यूरोपीय आयोग ने अपनी सिफारिश यूक्रेन के हक में कर दिया है, लेकिन इस पर अंतिम मुहर के लिए संघ के 27 देशों की सहमति जरूरी है। रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। ये दावा फिनलैंड में हुए एक स्टडी में किया गया। स्टडी में कहा गया है कि युद्ध के बाद पहले 100 दिन में रूस को ऊर्जा निर्यात से $93 बिलियन यूरो की आमदनी हुई है। इससे उसकी मुद्रा रूबल अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ। इस स्टडी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठेंगे। रूस यूक्रेन जंग और उत्तर कोरिया के संगी तानाशाह किम जोंग के न्यूक्लियर हथियारों के टेस्ट से तनाव के बीच चीन के विध्वंसक हथियारों के टेस्ट से दुनिया की चिंता बढ़ रही है। चीन ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट पर पीएलए ने कहा कि उसका परीक्षण किसी देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया ताइवान को लेकर चीन के खतरनाक इरादे से पूरी तरह वाकिफ है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने देश के नागरिकों को तुर्की की यात्रा को लेकर चेताया है। तुर्की में इजरायली नागरिकों पर ईरान के हमले की आशंका जताते हुए नफ्ताली बेनेट ने अपने नागरिकों को तुर्की और खासकर इस्तांबुल यात्रा न करने की हिदायत दी है। इजराइल ने कहा कि उनके यहाँ आतंकियों को भेजने वालों के खिलाफ हमला जारी रहेगा। हाल के दिनों में ईरान की ओर से इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। अपने यहाँ बढ़ती महंगाई की मार से परेशान अमेरिका ने चीन से बातचीत की पेशकश की है। अमेरिका में पिछले 40 सालों में महंगाई दर उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है, जिससे बाइडेन सरकार पर भारी आर्थिक दबाव का सामना पड़ रहा है। हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार ने कई देशों से आयात होने वाले सामानों पर टैक्स कम किया था, लेकिन चीनी सामानों पर टैक्स नहीं घटाया था। अब अमेरिका चीन से बातचीत कर कोई रास्ता निकालना चाहता है। फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रोन नेशनल असेंबली में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने में नाकाम रहे। फ्रांस की संसद के लिए हो रहे चुनाव में मैक्रो के गठबंधन के 245 सदस्य ही जीत पाए। 577 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए मैक्रो की पार्टी को 289 सीटें चाहिए थी। मैक्रो की पार्टी के गठबंधन को विपक्षी गठबंधन से ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन अहम बिल को पास कराने के लिए उन्हें दूसरी पार्टियों से समर्थन और सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को गुरुद्वारे में धमाके के बाद एक बार फिर काबुल दहल गया। रविवार को यहां खाजा बुघरा इलाके में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस हमले के पीछे भी आतंकी संगठन ISIS का हाथ हो सकता है। गुरुद्वारे में हमले की जिम्मेदारी भी ISIS ने ली थी। हाल के दिनों में ISIS ने तालिबान को चुनौती देते हुए कई इलाकों में हमले को अंजाम दिया है।